स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है और एक बार फिर आपका वेलकम है सबका ग्लो स्टडी सेंटर में। और अपनी नई वीडियो को लेकर मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर आ गया हूं और ये है आपका पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 यूएस हेजेमनी, यूएस की दादागिरी। अभी तक हमने लास्ट वीडियोस में जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस की वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक का और सेकंड चैप्टर वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक का, ठीक है, जिसमें कि कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ा। फर्स्ट चैप्टर में हमें कोल्ड वॉर किस तरीके से जनरेट हुआ, किस तरीके से कोल्ड वॉर में सिचुएशन थी, कैसे यूएस और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर जो है वो चला। और सेकंड में हमने पढ़ा कि यूएसएसआर में जब कोलैप्स हुआ तो कोल्ड वॉर किस तरीके से खत्म हुआ। तो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा उसमें, और यूएसएसआर की के कोलैप्स होने के रीजन के बारे में पढ़ा हमने, किस प्रोसेस क्या रहा उसका कोलैप्स होने का, रीजन क्या रहे उसके कोलैप्स होने के, और 1991 में वो किस तरीके से कोलैप्स हो। अब आज हम पढ़ेंगे कि 1991 के बाद जब वो कोलैप्स हो गया तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंजेस आ गए और यूएसए यानी अमेरिका किस तरीके से जो है वर्ल्ड के अंदर एक सिंगल सुपर पावर रह गया। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नेचुरल सी बात है, मुझे पूरी उम्मीद है, होप है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, मेरे हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और ये पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए ही नहीं, ये बल्कि जो और मेरे लिसनर्स हैं जो कि सिर्फ 12th क्लास के स्टूडेंट नहीं हैं और वैसे जनरल नॉलेज के लिए वीडियो देखना चाहते हैं तो उनको ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर लगेगा। ठीक है, तो फिर वीडियो में पॉइंट को आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी करें, शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो है ये नॉलेज पहुंच सके। और इसी के साथ अब स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड चैप्टर यूएस हेजेमनी। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हेजेमनी। हेजेमनी का क्या मतलब है? हेजेमनी को हिंदी में कहते हैं वर्चस्व, वर्चस्व। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि पावर का सेंट्रलाइज होना, शक्ति का एक केंद्रित होना, यानी कि पावर का एक ही सेंटर पॉइंट होना, या सिंपल वर्ड में कह लो उसे आप अपनी बोलचाल के वर्ड में या टपोरी वर्ड में बोल सकते हो, दादागिरी, दादागिरी होना। ठीक है, जिस तरीके से मोहल्ले में दादागिरी करता है, कोई बदमाश कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं आप उसको, जिस तरीके से वो एक अपनी जो बदमाशी दिखाता है, उसी तरीके से वर्ल्ड के अंदर यूएस ने किस तरीके से अपनी दादागिरी दिखाई, वो है आपकी हेजेमनी। हेजेमनी की डेफिनेशन में आप बताओगे, डेफिनेशन में आप जो प्रॉपर और डिसेंट वर्ड में उसको डिफाइन कर सकते हो, उसमें आप ये कह सकते हो पावर का सेंट्रलाइज होना। अगर पावर सेंट्रलाइज है दैट मीन्स की हेजेमनी है। ठीक है, वो चाहे कहीं भी हो सकती है। यहाँ तो हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड के अंदर पावर सेंट्रलाइज हुई, नेचुरल सी बात है। तो कोल्ड वॉर खत्म हो गया, यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, तो एक सिंगल सुपर पावर रह गई, वो रह गई थी यूएस, राइट। तो जब यूएस सिंगल सुपर पावर रह गई थी तो फिर पावर जो थी वो सिर्फ और सिर्फ यूएस के पास थी। यूएस सेंट्रलाइज पावर थी वर्ल्ड के अंदर, जिसकी वजह से हम इस चैप्टर को रीड करते हैं, राइट। आप एक नॉर्मल से वर्ड में समझ लो, आपकी क्लास के अंदर अगर किसी स्टूडेंट से सब डरते हैं आपकी क्लास में, दैट मीन्स कि वो जो है उस क्लास का जो है उस हेजेमनी है, राइट। एक स्टूडेंट की हेजेमनी अगर आपकी क्लास में है दैट मीन्स कि वो उससे आप सभी लोग डरते हो, यानी पावर जो है वो सेंट्रलाइज है, किसी एक पर्सन के पास है, एक स्टूडेंट के पास। चलो फ्रेंड्स, यूएस की हेजेमनी की डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हुई। अब इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक्स के नेक्स्ट सेशन को, जिसमें कि 3 स्टूडेंट्स की स्टोरी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस चैप्टर से उसका बहुत ही डीपली रिलेशन है। वो 3 स्टूडेंट कौन है? वो 3 स्टूडेंट है आयशा, जाबू और आंद्रे। 3 स्टूडेंट है आयशा, जाबू और आंद्रे। तीनों का रिलेशन यूएस की हेजेमनी से किस तरीके से है, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने आने वाला है। अच्छा, तीनों की स्टोरी जो है एनसीईआरटी में है, पहले वो मैं आपको बता दूं तीनों की स्टोरी है क्या है। आयशा जो कि एक इराकी सिटीजन है, बगदाद शहर में रहने वाली जो गर्ल्स है आयशा, राइट। इराक की सिटीजन है आयशा, बगदाद शहर में रहने वाली। वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी अपनी पढ़ाई में और इन फ्यूचर में वो किसी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर की डिग्री लेना चाहती थी, यानी कि वो मेडिकल फील्ड में पढ़ना चाहती थी। लेकिन क्या हुआ, यूएस की हेजेमनी की वजह से यूएस ने एक अटैक किया था इराक के ऊपर 2003 में। उस 2003 के अटैक में जब यूएस बमबारी कर रहा था इराक के ऊपर, तो बगदाद शहर के अंदर आयशा अपनी फ्रेंड के साथ कहीं पर छुपी हुई थी कि यूएस की उस बमबारी से बचा जा सके। लेकिन उस बमबारी का शिकार वो हुई अपनी फ्रेंड्स के साथ और आयशा की टांग उसमें चली गई। आयशा जो है डिसेबल हो गई, एक टांग उसमें चली गई उस बमबारी में।
तो वो जो डॉक्टर बनना चाहती थी, जो उसका एम था, जो उसकी लाइफ का टारगेट था, वो यूएस की हेजेमनी की वजह से नहीं हो पाया। यूएस का हेजेमनी का वो शिकार हुई। 2003 इराक का शहर बगदाद, वहाँ पर आयशा डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसकी एक टांग चली गई और वो डॉक्टर की जो अपनी एजुकेशन है वो कंप्लीट नहीं कर पाई। वो अपने आप को इम्प्रूव करने लगी कि मैं दोबारा से कब से चलना स्टार्ट हो सकती हूँ, लेकिन वो तभी सब कुछ पॉसिबल तब था जब यूएस जो है अपनी आर्मी वहाँ से जैसे जैसे हटाएगा, तो उसके बाद वो उस अपने एम को हासिल कर सकती थी। लेकिन फिलहाल जो हुआ वो ये था। अच्छा, दूसरी स्टूडेंट है जाबू। जाबू जो है एक साउथ अफ्रीका कंट्री का स्टूडेंट था। साउथ अफ्रीका में एक शहर है डरबन। साउथ अफ्रीका में एक शहर है डरबन। डरबन में वो स्टूडेंट है जाबू, ठीक है, राइट। जाबू का एम क्या है? जाबू का एम है कि वो एक पेंटर बनना चाहता है और उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो है फाइन आर्ट्स यानी ड्राइंग। वो आर्ट्स के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहता है और उस कैरियर के बीच में रुकावट है उसके फादर। उसकी चॉइस है आर्ट्स। आर्ट्स मीन्स वो ड्राइंग करना चाहता है और फाइन आर्ट्स में अपना कैरियर बनाना चाहता है। फाइन आर्ट्स में अपना कैरियर बनाना चाहता है, पर वो नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता वो? क्योंकि उसके जो फादर है वो चाहते हैं कि वो एक बिजनेसमैन बने, राइट। उसके फादर चाहते हैं कि वो एक बिजनेसमैन बने, और बिजनेसमैन बनने के लिए उस समय जब ट्रेंड पे चल रहा था, जो कि हर वर्ल्ड के अंदर ट्रेंड पे चल रहा था, वो था MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उसके फादर चाहते थे कि वो MBA करे और MBA करके आगे जो उसकी फैमिली का बिजनेस जो है उसको आगे जो है ग्रो करे, ठीक है। तो उसको अपनी फैमिली के आगे झुकना पड़ता है, अपने फादर के आगे झुकना पड़ता है, उसको MBA करनी पड़ती है और अपना फेवरेट सब्जेक्ट फाइन आर्ट्स, जिसमें कि वो एक अच्छा ड्राइंग क्रिएट करना चाहता था और एक अच्छा जो है आर्टिस्ट बनना चाहता था, वो नहीं बन पाया। अब यहाँ पर भी यूएस के हेजेमनी का रोल आता है, जो कि मैं आगे भी बताऊंगा आपको कि MBA की जो स्टैब्लिश करने वाली कंट्री जो है वो यूएस, राइट। तो यूएस की हेजेमनी का शिकार हुआ वो भी, कि यूएस की हेजेमनी की तरह की वजह से वर्ल्ड के अंदर MBA का इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से वो आर्टिस्ट ना बन सका। उसकी फैमिली की प्रेशर की वजह से उसको जो है फाइनली MBA ही करना पड़ा। थर्ड, आंद्रेई। आंद्रेई जो है वो एक ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट है। आंद्रेई जो है एक ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट है, राइट। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक पर्थ शहर है, वो वहाँ पे रहता है। अब ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट जरूर है वो, लेकिन वो एक रशिया से आया हुआ, उसकी फैमिली एक रशिया से बिलोंग करती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आई हुई थी रहने के लिए। और अब यहाँ पर क्या सीन है? यहाँ पर यह सीन है कि क्योंकि क्रिश्चियन कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया भी क्रिश्चियन कंट्री है, रशिया भी क्रिश्चियन कंट्री है और यूएस भी क्रिश्चियन कंट्री है, तो चर्च में क्या जो पूजा पाठ जो हुआ करती है वो चर्च में होने लगती है। तो आंद्रे चर्च में जाता है अपने मदर फादर के साथ, लेकिन वो चर्च में जब जाता है तो नीली जीन्स पहन के जाता है। नीली जीन्स पहन के जाता है, जिसकी वजह से उसकी मदर उसके ऊपर गुस्सा करती है कि आंद्रे ये बिल्कुल रॉन्ग है, आप ऐसी पूजा की जगह पर आए हो। चर्च जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हो कि होली प्लेस है, और वहाँ पर आप नीली जीन्स पहन के आए हो, ये नीली जीन्स आपको यहाँ पर नहीं पहननी चाहिए। पर आंद्रे का व्यू क्या है? आंद्रे कहता है कि ये जीन्स जो है ये कंफर्टेबल है, मुझे मेरे लिए कंफर्टेबल है, इसलिए मैंने इसे पहना। जीन्स को मैं लाइक करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ, मुझे ये कंफर्टेबल महसूस होती है, मेरे को उसमें कंफर्टेबल फीलिंग आती है, इसलिए मैं जीन्स पहनता हूँ। उसके फादर भी ये बोलते हैं कि हाँ मैंने भी अपने टाइम पे जीन्स पहनी है क्योंकि मुझे भी कंफर्टेबल लगती थी, लेकिन उनकी मदर जो है वो यही आर्गूमेंट देती है कि जीन्स पहनकर किसी भी होली प्लेस पे नहीं जाना चाहिए। अब वो जो जीन्स पहनी आंद्रे ने, वो किसका इफेक्ट था? वो भी यूएस के हेजेमनी का इफेक्ट। जीन्स क्या है? वेस्टर्न कल्चर है। जीन्स क्या है? वेस्टर्न कल्चर है। तो वेस्टर्न कल्चर आज के वर्ल्ड में इस तरीके से छा गया है कि हर किसी को जीन्स और टॉप वगैरह, मैगडी वगैरह जो भी है वो आपके डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर में हम चीज़ें, तो वो चीज़ें खाने का क्रेज हो गया आजकल। तो वो भी कहीं ना कहीं उसके हेजेमनी का शिकार था, जिसकी वजह से वो नीली जीन्स पहन के चर्च में भी नीली जीन्स पहन के जाना चाहता था, क्योंकि उसको कंफर्टेबल लगती थी। 3 स्टोरियाँ ये, जिनका लिंक आगे आपको एक बार फिर मैं बताऊंगा, अभी तो फिलहाल यही बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों इसके बाद फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत करी यूएस ने, अमेरिका ने। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? न्यू विश्व व्यवस्था, एक नई तरीके की विश्व व्यवस्था, वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत करी अमेरिका ने, यूएस ने। किस तरीके से? यानी कि ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल इंसिडेंट जिससे कि पूरे वर्ल्ड को पता चला कि यूएस जो है इस समय सिंगल सुपर पावर है, और यूएस की हेजेमनी का जो साइन है वो पूरे वर्ल्ड को मिल गया था कि अब यूएस की हेजेमनी जो है पूरे वर्ल्ड में एस्टैब्लिश है। ये इंसिडेंट है यूएसएसआर के कोलैप्स होने के टाइम का इंसिडेंट है। 1991 में यूएसएसआर पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया था। उससे प्रीवियस ईयर यानी कि 1990 में
जब 1990 का एंड चल रहा था, उस समय का एक इंसिडेंट है, इराक और कुवैत का इंसिडेंट है। इराक और कुवैत के बीच में राइवलशिप है, दुश्मनी है, इस तरीके से है जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर है। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके की दुश्मनी है, दोनों नेबर कंट्रियां हैं, उसी तरीके से इराक और कुवैत की सिचुएशन है, दोनों की दोनों जो है एक दूसरे की राइवल है। तो इराक के जो रूलर थे उस समय के सद्दाम हुसैन, जो कि काफ़ी पॉपुलर रूलर है, जिनको कि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, जिनका नाम आपने न्यूज़ में भी और काफ़ी न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा। सद्दाम हुसैन जो है एक डिक्टेटरशिप से तानाशाही थे, गवर्नमेंट चलाते थे, और उन्होंने अटैक करा कुवैत के ऊपर। सद्दाम हुसैन ने अटैक करा कुवैत के ऊपर क्योंकि वो उसका राइवल था, और कुवैत पर अटैक करने के बाद कुवैत जो है उनका उस अटैक में जो है बुरी तरीके से हार गया, और कुवैत की जो आर्मी थी वो कुवैत को छोड़ के वहाँ से भाग गई अपनी जान बचा के, इजी वर्ड में कह सकते हैं। तो कुवैत ने इजीली अपनी हार मान ली, बट इराक ने अपनी रेबलशिप जो थी उसको ख़त्म नहीं करा, और कुवैत को हराने के बाद यूएनओ के रूल और रेगुलेशन क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ के न्यू रूल और रेगुलेशन क्या है कि आप किसी भी कंट्री पर अटैक करते हो, चाहे वो आपकी राइवल, वैसे तो अटैक होना ही नहीं चाहिए, उसको पीसफुली सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर फिर भी अटैक होता है, फिर भी अगर आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, वॉर होती है, तो अगर एक कंट्री जो है सरेंडर कर देती है, तो दूसरी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ पर एक गवर्नमेंट क्रिएट करे और उसके बाद वो वापस अपनी कंट्री के अंदर आ जाए। पर इराक ने ऐसा नहीं करा, सद्दाम हुसैन ने ऐसा नहीं करा, और जब कुवैती आर्मी वहाँ से भाग गई तो इराक ने कुवैत में एंटर करके वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं बनाई, बल्कि वहाँ पर कुवैतियों को ढूंढ कर मारना स्टार्ट कर दिया, उनका मर्डर करना स्टार्ट कर दिया आइडेंटिफाई करने के लिए। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। एक मूवी आई थी एयरलिफ्ट, अक्षय कुमार की मूवी, आप देखिएगा जरूर क्योंकि वो आपके इस इंसिडेंट से रिलेटेड है, अगर टाइम मिले जरूर देखिएगा। एयरलिफ्ट, वो एयरलिफ्ट जो मूवी है वो इसी बेस पर है अक्षय कुमार की, कि कुवैत पर अटैक इराक का वही इंसिडेंट है। कुवैत की आर्मी वहाँ से जो है रन कर जाती है, भाग जाती है, और इजीली इराक वहाँ पे अटैक कर लेता है। फिर वो वहाँ पर कुवैतियों को ढूंढ कर मर्डर करना स्टार्ट करता है, क्योंकि कुवैती उसके राइवल है। वहाँ पर इंडियंस भी थे, जिनको कि सद्दाम हुसैन का टारगेट नहीं था कि इंडियंस को मारना, बट इंडियंस के साथ भी वहाँ पर जो व्यवहार हुआ वो नेचुरल सी बात है। जब कुवैतियों को मर्डर किया जाएगा तो बाकी कम्युनिटी, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो इंडियंस है, चाहे वो किसी अनदर कंट्री की है, सबके साथ जो व्यवहार अच्छा नहीं हुआ था। तो उस समय के एक इंडस्ट्रीज थे रंजीत करके, जिसकी वजह से मूवी बनी थी, उसमें ये बताया गया कि किस तरीके से उस इंडस्ट्रीज ने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी, इंडियन गवर्नमेंट ने उसकी हेल्प करी, लेकिन तब तक काफ़ी कुछ हो चुका था, और अपने इंडस्ट्रीज जो थे, अपने इंडियंस जो थे, वहाँ से उनको किस तरीके से निकाला, और उसको निकालने के बाद का इंसिडेंट है जो कि मैं आप इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये इंसिडेंट जरूर है कि इराक ने कुवैत पर अटैक करा था, वहाँ पे कुवैतियों को जो मर्डर कर रहे थे, उस वहाँ तक की मूवी आप उसमें देख सकते हैं। अच्छा, कुवैतियों को जो ढूंढ मर्डर किया जा रहा था, तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रूल और रेगुलेशन के अगेंस्ट था, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट था, मानवाधिकार के अगेंस्ट था। इराक का स्टेप जो था, किसी भी तरीके से आप जो उसे कह सकते हो, वो जो है वो गैर जरूरी था, ठीक है। अब यूएस उस समय सिंगल सुपर पावर बन चुका था, यूएसएसआर कोलैप्स हो चुका था, 1990 का एंड था, 1990 के एंड से लेकर 1991 की बिगिनिंग भी हो चुकी थी। तो वहाँ पर यूएस ने इराक को वार्न किया कि आपकी राइवलशिप थी, आपने अटैक करा, इजीली हरा दिया, वहाँ पर अपने गवर्नमेंट बनाई और आप वहाँ से चलिए। लेकिन इराक ने उसकी बात नहीं मानी, तो यूएस ने एक्शन लिया इराक के ऊपर, यानी कि अटैक करने का मन बनाया, और यूएनओ जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू इराक को एक वार्निंग दी कि अगर आप कुवैत से अपनी आर्मी को वहाँ से नहीं हटाते हो, कुवैतियों को मारना स्टार्ट जो आपने किया हुआ है उसे बंद नहीं करते हो, ह्यूमन राइट का जो वायलेशन आपने किया, उल्लंघन जो आपने किया मानवाधिकारों का, अगर आप उसको नहीं खत्म करते और आप इराक में अपनी आर्मी को वापस नहीं ले जाते, तो फिर आप एक जो स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए रेडी रहे। यूएनओ की तरफ से वो स्ट्रिक्ट एक्शन होगा आपके ऊपर। लेकिन सद्दाम हुसैन ने उस वार्निंग को भी निगलेक्ट कर दिया, और तब यूएस ने अटैक करा इराक के ऊपर, जिसको कहा जाता है प्रथम खाड़ी युद्ध, फर्स्ट गल्फ वॉर। गल्फ वॉर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इराक और कुवैत जो दोनों गल्फ कंट्रीज है, खाड़ी कंट्रीज है, इसलिए कहा जाता है फर्स्ट गल्फ वॉर। आपकी पहली वॉर यूएस हेजेमनी की जहाँ पता चला वो है फर्स्ट गल्फ वॉर। अच्छा, उस फर्स्ट गल्फ वॉर में जब यूएस ने अटैक करा इराक के ऊपर, कुवैत से उसे निकालने के लिए बाहर, तो 34 कंट्री ने उसमें पार्टिसिपेट किया। यूएनओ जब भी कभी एक्शन लेता है, यूएनओ के पास अपनी आर्मी नहीं है, उसको सभी कंट्रियों से हेल्प लेनी पड़ती है, सभी कंट्री अपनी आर्मीज को प्रोवाइड करती है, तब जाकर वो कहीं पर एक्शन ले सकता है। तो ठीक है, यहाँ पर यूएस ने यूएनओ के थ्रू वो ऑपरेशन किया, और उसमें यूएनओ का हेल्प करी 34 कंट्रियों ने। 34 देशों की सेना थी मिलीजुली, 6,60,000 सोल्जर्स थे। अब इसमें यूएस हेजेमनी का रोल कहाँ आता है?
यूएस हेजमनी का इसमें रोल ये आता है कि जो 6,60,000 सैनिक थे उसमें 75%, 6,60,000 सोल्जर्स में से 75% अकेले यूएस के थे। यूएस ने यूएनओ के इस एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। 75% सोल्जर्स यूएस ने अपने दिए, अपनी आर्मी दी वहां पर इराक के ऊपर अटैक करने के लिए, और जो 25% सोल्जर्स थे वो 33 कंट्रियों ने मिलकर दिए। यानी कि आप इक्वल उनका कंपैरिजन करो तो 33 कंट्रियों ने जो सोल्जर्स दिए वो यूएस के 1/3 थे। यानी कि 33 कंट्री अगर और ऐसी आ जाए और 33 और आ जाए तो 99 कंट्रीज के बराबर अकेले सोल्जर्स यूएस ने दिए थे। अगर उन 33 कंट्रियों के रेशियो से आप काउंट करते हो 6,60,000 के 70% सोल्जर्स अकेले यूएस ने वहां पे दिए, जिससे कि यूएस की हेजुमनी का पता चलता है कि यूएस के सिंगल सुपर पावर होने का पता चलता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है यूएस, जिसने कि यूएनओ की हेल्प करने के लिए अपने इतने ज्यादा सोल्जर्स दिए इस वॉर के लिए। ठीक है, अब जब इराक के ऊपर उसने अटैक करा तो सद्दाम हुसैन ने उस अटैक में, जानते हुए कि 34 कंट्री के 6,60,000 सोल्जर्स है, लेकिन सद्दाम हुसैन ने उसके आगे जो है अपने आप को सरेंडर नहीं किया। सद्दाम हुसैन की जो वार्निंग थी वो क्या थी कि यूएस को एक वार्निंग दी उसने कि आप 34 कंट्री के साथ उस पर अटैक जरूर कर रहे हो, बट ये अटैक के आगे आप टिक नहीं पाओगे और ये ऐसी बैटल होगी, मैं आपके अगेंस्ट ऐसी वॉर लड़ूंगा जो कि 100 बैटल में से एक वॉर होती है, जिसे उसने कहा था द मदर ऑफ ऑल बैटल। ये ऐसी वॉर होगी जो मदर ऑफ ऑल बैटल होगी, यानी कि सभी बैटल्स की माँ, मदर ऑफ ऑल बैटल। हिंदी में से कहते हैं 100 जंगों की एक जंग, ऐसी जंग जो 100 जंगों में कभी एक बार हुई हो, ऐसी जंग मैं आपको लड़के दिखाऊंगा। यानी कि सद्दाम हुसैन के वर्डिंग ये थे। इतना कॉन्फिडेंस सद्दाम हुसैन को था, लेकिन इतनी भारी, इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी के आगे भी, और जब वॉर हुई तो सद्दाम हुसैन बुरी तरीके से वॉर को हार गए और वो कुछ ही दिनों के अंदर अंदर जो है बुरी तरीके से हार गए और एक स्ट्रॉन्ग, एक तूफान की तरीके से यूएस की आर्मी आई और इस ऑपरेशन को उसने इजीली जो है हैंडल कर दिया और कुवैत से बहुत आसानी से जो है इराकी सोल्जर्स को निकाल दिया, बाहर फेंका वहां से निकाल के उनको। और जो मैंने आपको एयरलिफ्ट मूवी बताई है वो मूवी वहीं तक है कि इंडियन सोल्जर्स को निकाल लिया गया, उसके बाद ही ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, लेकिन उससे पहले का इंसिडेंट आप उसमें देख सकते हो अगर मूवी देखोगे तो। अच्छा, तो जो ये डेजर्ट, इसका सेकंड नाम आता है इस वॉर का, पहले मैंने आपको बताया फर्स्ट गल्फ वॉर, प्रथम खाड़ी युद्ध, सेकंड नाम आता है इसका ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, डेजर्ट माने कि एक तरीके का रेगिस्तान और स्टॉर्म माने कि तूफान। जिस तरीके से रेगिस्तान में तूफान आता है ना, उस तरीके से, यानी कि ऐसा धुंधला तूफान जिसमें कि कुछ नजर नहीं आता, उस तरीके का तूफान की तरीके से ये अटैक करा और बहुत इजीली जो है सद्दाम हुसैन को इस वॉर में हरा दिया गया और इसलिए इसको सेकंड नाम दिया जाता है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। एक डेजर्ट स्टॉर्म की तरीके से था ये ऑपरेशन। पहला फर्स्ट गल्फ वॉर इसी वॉर का नाम है, इसी ऑपरेशन का नाम है, सेकंड नाम है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, राइट। अच्छा, थर्ड नाम भी है इस वॉर का, थर्ड नाम है इसका कंप्यूटर वॉर। इस वॉर में यूएस ने पहली बार स्मार्ट बमों का यूज करा। आजकल आप लोग देखते हैं स्मार्ट टेक्नोलॉजी तो काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, मॉडर्नाइज हो चुका है वर्ल्ड, लेकिन इस वॉर से पहले कभी भी किसी भी कंट्री ने स्मार्ट बमों का यूज़ नहीं किया था। यूएस ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्मार्ट बमों का यूज़ किया और अपनी पावर को वर्ल्ड के अंदर दिखाया कि यूएस किस तरीके की स्ट्रॉन्ग पावर है, यूएस के पास किस तरीके के स्मार्ट बम है। तो वो स्मार्ट बम का जो यूज़ करा उसने, उसकी वजह से उस वॉर को कहा जाता है कंप्यूटर वॉर। थर्ड नेम आता है इसका कंप्यूटर वॉर। स्मार्ट बमों के यूज़ जो यूएस ने किया उसकी वजह से कंप्यूटर वॉर कहा गया, क्योंकि कंप्यूटर भी जो है न्यू टेक्नोलॉजी का ही एक एग्जांपल है, इसलिए कंप्यूटर वॉर कहा गया। फोर्थ नाम इसका और है, ये लास्ट नाम है इसका बेटा स्टूडेंट, वीडियो गेम वॉर। वीडियो गेम वॉर क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि ये पहला वॉर था जिसको कि लाइव टेलीकास्ट किया गया था टीवी पे। इससे पहले जितने भी वॉर होती थी वो वॉर हो जाती थी, उसकी न्यूज़ टेलीकास्ट होती थी सिर्फ कि भाई न्यूज़पेपर में आ गया कि कितनी डेथ हुई है, क्या हुआ, क्या इंसिडेंट हुआ, लेकिन वीडियो कवरेज किसी की नहीं आती थी। वीडियो कवरेज जो आना स्टार्ट हुई, जो वीडियो लाइव आया, ये फर्स्ट वॉर था ऐसा, फर्स्ट गल्फ वॉर का लाइव जो कवरेज हुआ, वीडियो जो उसकी बनाई गई उसकी वजह से कहा जाता है इसे वीडियो गेम वॉर। चार नंबर मैंने आपको बता दिया फर्स्ट गल्फ वॉर, ठीक है, सेकेंड ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, थर्ड मैंने आपको बताया कंप्यूटर वॉर और फोर्थ मैंने आपको बताया ऑपरेशन वीडियो गेम वॉर। ठीक है, चार नाम है, कंफ्यूज नहीं होना इसका, और चारों नाम क्यों पड़े मैंने आपको बता दिया। अच्छा, सद्दाम हुसैन इसमें बच गया था और उसको मारना उनका टारगेट नहीं था यूएस का टारगेट सिर्फ यही था कि कुवैत से उनकी आर्मी को वहां से बाहर निकालना, राइट। यूएस का ये एक्शन था, जरूर ये शो कर रहा था वर्ल्ड के अंदर कि उसकी हेजुमनी की दादागिरी स्मार्ट बम की वजह से और उसके सोल्जर्स की पावर की वजह से, जो कि उसने 75% अपने सोल्जर्स भेजे, लेकिन
फिर भी ये वॉर जो थी कहीं ना कहीं यूएस की जस्टिफाई करती है। यूएस ने ये वॉर जो है अपने किसी फेवर के लिए नहीं लड़ी थी। यूएस ने ये वॉर जो है ये बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की रूल और रेगुलेशन की सेफ्टी के लिए लड़ी थी, और कुवैत में जो गलत कर रहा था इराक सद्दाम हुसैन, उसको कंट्रोल करने के लिए लड़ी थी। और सिर्फ और एक उसका जरूर इसमें अपना मेन मोटिव था कि वो वर्ल्ड को अपनी पावर जरूर दिखाना चाहता था, अपनी हेजुमनी की बिगिनिंग करी उसने यहाँ से। तो उसको आप कह सकते हो कि भाई द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत करी उसने कि जहाँ पर यूएस की हेजुमनी पूरे वर्ल्ड के अंदर नजर आए। ठीक, 1991 में ये वॉर हुई थी, फर्स्ट गल्फ वॉर। अब इस वॉर में एक चीज और रह गई है कि आपने देखा होगा वॉर जब भी होती है तो चाहे कंट्री कोई जीते कोई हारे, लेकिन सबका नुकसान होता है। पर यूएस ने इस वॉर में जो उसका नुकसान पहुंचा, जो उसके सोल्जर्स ने वहां पे अटैक किया, वो तो उसका स्मार्ट बम भी उसने यूज करे, स्मार्ट बम भी यूज करे उसने, और अपने सोल्जर्स भी भेजे, उस पर एक्सपेंसिस भी उसका काफी आया। लेकिन उसके बावजूद भी उसको जो है इस वॉर से बेनिफिट हुआ। अब आप लोग स्ट्रेंज होगी कि कैसे बेनिफिट हुआ। उसको बेनिफिट ये हुआ कि उसकी जो हेजुमनी पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गई ना, उसकी वजह से वर्ल्ड पे ऐसा इफेक्ट गया कि कुछ कंट्री ऐसी थी जिन्होंने कि उसको फाइनेंशियल हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि भाई यूएस जो है कितनी स्ट्रॉन्ग पावर है और कितनी सुपर पावर है, और इससे अगर हमें हेल्प लेनी है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है इसको कुछ एक तरीके से एज ए प्राइज, एज ए फाइनेंशियल हेल्प के रूप में कुछ मनी प्रोवाइड करी कुछ कंट्रियों ने, जिसमें जर्मनी, जापान और सऊदी अरबिया जैसी कंट्री है। इन कंट्रियों ने यूएस को जो है फाइनेंशियली रूप से कई तरीके के गिफ्ट दिए, ऐसे कह सकते हो गिफ्ट दिए, एक तरीके से कहा जा सकता है कि उनको खुश करने की कोशिश करी यूएस को। तो यूएस को जो जितना नुकसान यूएस का उसकी वॉर, इस वॉर में हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा उनको जर्मनी, जापान और सऊदी अरबिया से मिल गया। और नेचुरल सी बात थी, क्या वक्त का तकाजा क्या है कि जो सुपर पावर है, जो आपकी कॉलोनी में, आपके शहर के अंदर जो दादा है, आपको उसके साथ ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज आप उससे बेनिफिट नहीं कर सकते। तो जर्मनी, जापान, सऊदी अरब जैसी कंट्री ने वहाँ पर इंटेलिजेंस यूज़ करी, अपने आप उनकी फाइनेंशियल हेल्प करी, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि यूएस को इस वॉर में जो है फाइनेंशियली लॉस नहीं हुआ। जितना उसका लॉस हुआ था उससे कहीं ज़्यादा मनी जो है उसको इन कंट्रियों से प्रोवाइड हो गई। सिंगल सुपर पावर जो रह गया है वो रह गया यूएस। सभी कंट्रियों को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि यूएस जो है कितनी स्ट्रॉन्ग कंट्री वर्ल्ड के अंदर अब रह गई। यूएस की हेजुमनी जो है इस तरीके से स्टार्ट हुई, और 1991 की गल्फ वॉर, और उसके बाद यूएस के अंदर क्या सर्कमस्टेंसेस आए। यूएस के अंदर जो इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्शन जो होते हैं, इलेक्शन वो होते हैं 4 ईयर्स के लिए, 4 साल के लिए होते हैं। और जो फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ था उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे आपके जॉर्ज W.H. बुश। जॉर्ज W.H. बुश उस समय के प्रेसिडेंट थे यूएस के। और 1992 में यूएस के अंदर इलेक्शन हुए प्रेसिडेंट के लिए, और इस बार उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है इस इलेक्शन में हार गई। तो यानी कि यूएस के नए प्रेसिडेंट बने बिल क्लिंटन, जिनका नाम आपने सुना होगा। 1992 में बिल क्लिंटन यूएस के प्रेसिडेंट बने, और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ 1996, उसके बाद उन्होंने दोबारा से रिटेन किया, और 2000 तक वो जो है बिल क्लिंटन यूएस के प्रेसिडेंट रहे। ठीक है, अच्छा, जॉर्ज W.H. बुश गल्फ वॉर के टाइम थे, 1992 में बिल क्लिंटन आ गए, 1996 में यानी 4 साल के बाद फिर दोबारा बिल क्लिंटन आते हैं, और 2000 में दोबारा से जॉर्ज बुश आते हैं। अब जॉर्ज बुश के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो गल्फ वॉर के टाइम में जॉर्ज बुश थे वो थे जॉर्ज W.H. बुश, और जब 2000 में जो बुश आए वो उनके बेटे, उनके सन जॉर्ज H. बुश आए। ठीक है, उनको कहा जाता है सीनियर बुश और जूनियर बुश, क्योंकि वो उनके बेटे थे। अब सीनियर बुश कौन थे? जॉर्ज H.W. बुश। और जूनियर कौन थे? जो 2000 में आए, जो उनके बेटे हैं, बिल क्लिंटन के बाद आए, जिनको कहा जाता है जूनियर बुश, जॉर्ज H. बुश। राइट, अच्छा, इसके बीच के जो टाइम पीरियड है 1992 से लेकर 2000 तक का जो टाइम पीरियड है वो है 8 ईयर्स का। 8 ईयर तक बिल क्लिंटन है यूएस के प्रेसिडेंट। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बिल क्लिंटन और बुश की जो पॉलिसीज थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। जॉर्ज बुश जो थे वो इंटरनल सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस करते थे। ठीक है, यानी कि आंतरिक रूप से देश को मजबूत करने में ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। बुश जो है देश को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना चाहते थे, लेकिन बाहर से एक्सटर्नल रूप से स्ट्रॉन्ग करना ज़्यादा जो है सेफ मानते थे। और उसके अपोजिट बिल क्लिंटन इंटरनल रूप से कंट्री को स्ट्रॉन्ग करना ज़्यादा अच्छा मानते थे। ये डिफरेंट था जॉर्ज बुश के बीच में, चाहे वो उनके फादर थे या उनके सन थे, दोनों में यही फर्क था कि इंटरनल रूप से सिर्फ स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे बिल क्लिंटन। अगर दोनों में अगर डिफरेंस आता तो आपको ध्यान रखना है, पहली चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, 1992 में जब बिल क्लिंटन बने तो
वो इंटरनल रूप से नेचुरल सी बात है कंट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, यानी कि वो कंट्री के सिटीजन्स के बारे में सोचना चाहते थे, वहाँ की एजुकेशन के बारे में सोचना चाहते थे, यानी कि वहाँ का स्ट्रक्चर जो स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। उन्होंने उस चीज़ में फोकस भी करा। उन्होंने जो बाहर की कंट्रियों में इंटरफेयर करना बंद कर दिया, बहुत कम किया। हालांकि किसी के आगे सुपर पावर जो थी यूएस, सुपर पावर ही रही, लेकिन किसी को बिना मतलब के या नाजायज रूप से जो है उन्होंने परेशान करना नहीं सोचा है। अपने आप को इंटरनल स्ट्रॉन्ग करना जो है स्टार्ट किया बिल क्लिंटन ने। 1992 से लेकर 1996 तक उन्होंने जो है कहीं पर भी किसी भी तरीके के डिफेंस एक्सपेंसेस नहीं करे, किसी कंट्री पे कोई अटैक नहीं करा और इंटरनल अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। 1996 के बाद वो 2000 तक रहे, जैसे मैंने आपको बताया दोबारा से आए थे वो। अब उस टाइम पीरियड में यूगोस्लाविया का एक एग्जाम्पल आता है। यूएसएसआर, आप सबको पता है कि कोलैप्स हुआ था, तो यूगोस्लाविया में भी इंडिपेंडेंट स्टेट बन गई थी, यूगोस्लाविया से कुछ अलग हो गई थी और उसके बाद में कुछ स्टेट अलग हुई हैं। उसमें एक कम्युनिटी थी अल्बानी कम्युनिटी ने यूगोस्लाविया के अंदर जो है रेवोल्यूशन कर दिया था। वहाँ पर जो है यूगोस्लाविया के लिए पेनफुल प्रोसेस था वहाँ पर, तो उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर यूएस को इंटरफेयर करना पड़ा, यानी बिल क्लिंटन को वहाँ इंटरफेयर करना पड़ा, एक ऑपरेशन करना पड़ा, इंटरफेयर करना पड़ा, बमबारी करनी पड़ी वहाँ पर उस अल्बानी कम्युनिटी के लिए। तो एक छोटा सा इंसिडेंट आता है बिल क्लिंटन का, अगर कहीं पर आपको एक्सप्लेन करना है कि बिल क्लिंटन के टाइम पे कहाँ पर कोई कार्रवाई करी गई है, कहीं पे कुछ तरीके का ऑपरेशन किया गया, तो यूगोस्लाविया में छोटी सी बमबारी करी गई थी अल्बानी कम्युनिटी की, जहाँ पर रिवोल्यूशन किया था। ठीक है, ऑपरेशन नहीं कह सकते इसको, तो एक छोटा सा स्टेप था बिल क्लिंटन का। एक ऑपरेशन बिल क्लिंटन को करना पड़ा, वो 1998 का इंसिडेंट है, वो जरूर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। आप पहले के ऑपरेशन पढ़ चुके हो, ऑपरेशन गल्फ वॉर, लेकिन बिल क्लिंटन को 1998 में जो ऑपरेशन करना पड़ा था वो था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। राइट, वो क्यों करना पड़ा था? क्योंकि वो मजबूरी थी उसकी। मजबूरी किस लिए थी? अलकायदा और तालिबान जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों अलकायदा और तालिबान, अलकायदा और तालिबान ने अमेरिकी एम्बेसीज पर बमबारी करी थी, अटैक किया। ठीक है, बमबारी करी थी, अटैक किया था अमेरिका की एम्बेसीज पे। अब अमेरिका की एम्बेसी तो पूरे वर्ल्ड के अंदर है, क्योंकि एम्बेसीज परमिशन देती है किसी को भी कहीं से कहीं जाने के लिए। इंडिया के अंदर भी यूएस की एम्बेसी है और वर्ल्ड की कई ज़्यादातर कंट्री के अंदर उसकी एम्बेसी है। अब क्योंकि यूएस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो यूएस के अंदर अटैक कर पाना पॉसिबल नहीं था अलकायदा के लिए और तालिबान के लिए। तो अलकायदा तालिबान ने यूएस की एम्बेसी पर अटैक करा, लेकिन वो अटैक किस कंट्री में करा? केनिया और तंजानिया में। एक कंट्री है केनिया, एक कंट्री है तंजानिया। केनिया और तंजानिया में जो यूएस की एम्बेसी थी, उन दोनों एम्बेसियों पर अटैक करा अलकायदा और तालिबान ने। और यूएस की एम्बेसी पर अटैक मीन्स यूएस पे अटैक। अब केनिया और तंजानिया कंट्री और उनके जो कैपिटल है, केनिया की कैपिटल है नैरोबी और तंजानिया की कैपिटल है दार एस सलाम। ठीक है, केनिया की कैपिटल है नैरोबी और तंजानिया की कैपिटल है दार एस सलाम। यहाँ पर एम्बेसी थी यूएस की, उस पर अटैक करा किसने? अलकायदा और तालिबान ने। अब वो जो अटैक किया, उस अटैक का रिवेंज लेने के लिए ऑपरेशन करना पड़ा बिल क्लिंटन को। उसने अपनी इंटेलिजेंस लगाई और उसकी इंटेलिजेंस से उनको इनपुट मिला कि वो जो अलकायदा और तालिबान ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो टेररिस्ट हैं वो कहाँ पर छुपे बैठे हैं। वो टेररिस्ट जो छुपे बैठे हैं वो बैठे हैं अफगानिस्तान में और सूडान में। दो कंट्रियाँ, अफगानिस्तान और सूडान, मोमडन कंट्री है ये। ठीक है, ये वहाँ छुपे बैठे हैं, तो इसको ऑपरेशन करना पड़ा बिल क्लिंटन को अफगानिस्तान और सूडान पर अटैक करके। अफगानिस्तान और सूडान पर क्रूज मिसाइल से अटैक करा था उसमें बिल क्लिंटन ने। उस अटैक को बोला जाता है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ठीक है, राइट, क्लियर है? ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच मींस अफगानिस्तान और सूडान पर अटैक, जहां पर कि छुपे बैठे थे अलकायदा और तालिबान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी ग्रुप। ठीक है, उनको जो है डिस्ट्रॉय करा यूएस ने। उनको जो इनपुट मिली थी कि वो वहां छुपे बैठे हैं, और वो रिवेंज केस किस लिए लिया था यूएस ने? क्योंकि उसकी एम्बेसीज पे अटैक हुए थे, और वो एम्बेसी कहाँ थी? केनिया और तंजानिया में। केनिया की कैपिटल नैरोबी में और तंजानिया की कैपिटल दार एस सलाम में। राइट, तो ये एक ऑपरेशन बिल क्लिंटन ने करा था, जो एक मेजर ऑपरेशन कह सकते हो आप लोग। उसके बाद 2000 का जो टाइम पीरियड आया, और 2000 के टाइम पीरियड में तो फिर नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट बने वो बने जॉर्ज एच बुश। ठीक है, यानी कि जॉर्ज डब्ल्यू एच बुश के बेटे, यानी कि जिनको मैं जूनियर जॉर्ज बुश कहता आया हूँ। जूनियर जॉर्ज बुश जो है, उन्होंने फिर यूएस के प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंटशिप जो है वो संभाल ली। यानी आप कंपेयर करेंगे तो बुश और बिल क्लिंटन के बीच में कि वो इंटरनल रूप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना चाहते थे बिल क्लिंटन, अपने आप को और कंट्री को भी रखना चाहते थे, और बुश जो है एक्सटर्नल रूप से कंट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे।
हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कुछ थोड़ा सा लेंथी भी है, लेकिन काफ़ी मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में मैं आज यही ख़त्म करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। और मे भी नेक्स्ट वीडियो में नहीं, अगर ये खत्म होता चैप्टर एंड नहीं होता तो फिर शायद थर्ड वीडियो भी जिसके लिए लानी पड़ सकती है। ये हाफ एन आवर की वीडियो है, आधे घंटे की वीडियो है, इससे 30 मिनट्स की वीडियो है ये। और इस वीडियो में यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे चल के अब नई वीडियो लेके आता हूँ मैं, जिसमें कि आपको इसके आगे का एक्सप्लेन करूँगा। और बहुत ज़्यादा यूएस की हेजेमनी, यूएस का जो आज जो सुपर पावर का रोल है उससे भी कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उस समय पुराने टाइम में, जब से मैं कि हम ये स्टडी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी भी तरीके का कोई कमेंट्स कर सकते हैं जिसमें कि आपको लगता है कि अगर मैं कुछ ज़्यादा तेज़ बोलता हूँ या फिर किसी भी तरीके की कोई भी आपको इंप्रूवमेंट नजर आती है। अब मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, इसमें फैसिलिटीज़ नहीं है। यूट्यूब पे मैंने वीडियो भी कोई पहले नहीं डाली हुई है, यही वीडियो डाली है जो इस विद इन मंथ के अंदर मैंने जो वीडियो डाली है, पोस्ट करी है। तो जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहा हूँ। और इस एफर्ट में अगर किसी तरीके की कोई वीकनेस रह जाती है तो फिर मुझे कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसे कोशिश करूँगा कि इसे इंप्रूव करने के लिए। और आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं नई से नई वीडियो लेके आता रहूं और आप लोगों तक नॉलेज को पहुंचाता रहूं। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, उसको एडिटिंग करने में और उसके बाद जो है उसको जो है यूट्यूब पे अपलोड करने में। तो प्लीज़ 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 इस हार्ड वर्क को मेरे को इग्नोर ना करें और इसको जो है लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये नॉलेज सब तक पहुँच सके। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तक मेरी वीडियो को इसी तरीके से देखते रहिए। थैंक यू, नमस्कार।